नमस्कार, छत्तीस के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी बात में हमारे सामने हैं रश्मि छाबड़ा जी, जो अपनी क्रिएटिविटी से इतिहास रच रही हैं। आप बताएंगी आपकी जो बचपन कैसे बीता, किस तरीके से? सर बेसिकली मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को ही बिलोंग करती हूँ और यहीं का जन्म है मेरा। और जो स्कूलिंग है मेरी वो रॉयल किड्स कॉन्वेंट से ही है, मतलब नर्सरी से पूरा 12th तक मैंने वहीं पे पढ़ाई की है। और स्कूल का ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्कूल तो नहीं जाती थी क्योंकि बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार हुआ करती थी मैं। तो जो मेरा टाइम होता था घर पे वो ड्राइंग, स्केचिंग और इन सब चीज़ों में ही मेरा ज़्यादा बीतता था तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो धीरे धीरे था कि मेरा जो इस साइड इंटरेस्ट है पेंटिंग, स्केचिंग और जो भी अलग चीज़ें हैं वो उस समय से ही डेवलप हुआ स्कूल के टाइम पे ही। नहीं तो आप बता रहे हैं कि बीमार बहुत ज़्यादा होती थी, तो जो नकारात्मक पक्ष है उसको नज़रअंदाज करके अपनी एक क्रिएटिविटी जो रचनात्मक जो भी इसको इसमें कैसे किस पल वो पल बताएंगे कि जब कैसे चेंज हुआ? सर एक्चुअली मैं क्लास 4th में थी एक बार, तो मैं जब घर पहुंची तो मम्मी और पापा दोनों घर पे नहीं थे, घर पे लॉक था और दोनों कहीं गए थे गुरुद्वारे या जो भी, और बहन भाई भी घर पे नहीं थे। तो मैं बहुत गुस्सा हो गई कि मतलब मैं घर पे आई हूँ, घर पे कोई नहीं है। तो गुस्से में मेरे पास एक मैथ्स की जो नोटबुक होती है स्कूल की, उस पर मैं पेंसिल से मैंने से ड्रॉ करने लगी। गुस्से में ना कुछ बना रही थी तो एक बच्चे का फेस बना, ठीक है। तो उसको देख के मेरे को ये समझ में आया कि मतलब मैं गुस्से में भी हूँ और स्ट्रेस में हूँ, पर जब मैंने ये स्केच किया तो मैं भूल गई कि मैं गुस्सा हूँ। और वो बहुत अच्छे से फिर मैंने उस स्केच को कंप्लीट किया और वहाँ से ये चीज़ चालू हुई कि मैं जब भी थोड़ा स्ट्रेस में हो रही हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, अटेंडेंस बहुत कम हो जाती थी, तो फिर मैं यही चीज़ ढूंढती थी कि मतलब स्केच कर लो, पेंटिंग कर लो। इसी में मेरा टाइम ज़्यादा बीतता था। स्ट्रेस में क्रिएटिविटी, इसको आपने कैसे इस बिजनेस के रूप में कैसे ले लिया? और ये इतना शानदार जो दिख रहा है हमारे सामने उदाहरण है, कैसे इसको कहाँ से सोचा? सर कोविड का जब फर्स्ट वेव था उस समय मुझे लिगामेंट इंजरी हो रखी थी राइट लेग में और 3 months का बेड रेस्ट था मेरे को उस पर। तो वही एक तो लॉकडाउन, ऊपर से बेड रेस्ट, तो और कुछ नहीं कर सकते। और इसको स्टार्ट करने के पहले, ये तो लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ, उसके पहले 6 साल तक मैं डिजिटल मार्केटिंग में थी, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग जब हम करते हैं तो इंस्टा, फेसबुक, पिंटरेस्ट, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इन जगहों पे। तो वहाँ रहते रहते मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, क्रोशे देखा, ये मैक्रोमे देखा और धीरे धीरे उन पिन्स को सेव करते गई, वीडियोस को देखती गई। तो लॉकडाउन के टाइम ऐसा मिला कि जो मैंने वीडियोस सेव करके रखे थे उनको देखने का टाइम मिला मुझे, ठीक है। तो अब उसके बाद ये जो मटेरियल है, ये कॉटन के ये थ्रेड्स यहाँ नहीं मिलती हैं, तो जो हमारे यहाँ जूट की रस्सी मिलती है मैंने उससे बनाना चालू किया पहले, ठीक है। अब बैठे बैठे बनाना होता था, खड़े होना भी अलाउड नहीं था उस समय। तो कुछ प्रैक्टिस मैंने जूट से की। फिर जूट से प्रैक्टिस करते करते इशू ये होने लगा कि उसके बहुत ज़्यादा जो रेशे होते हैं वो उड़ते हैं जूट के निकल के। तो एक टाइम के बाद उससे एलर्जी होने लग गई। उसके बाद मैंने सर्च किया इसको, तो मुझे नायलॉन की रस्सी मिली जो यहाँ पे ईजिली अवेलेबल होती है, बट वो प्लास्टिक वाला फील देती थी। तो उससे बनाते बनाते क्या दिक्कत हुआ कि उंगली में पूरी स्वेलिंग आने लग गई। एक तो वो गर्म हो जाता है जब आप उसको एक एंड से दूसरे एंड नॉटिंग करते हैं लगातार 1 घंटा, तो वो पूरा हाथ को गर्म करने लग जाता है और हाथों में सूजन आने लग जाती है। फिर वो चैप्टर भी धीरे से मैंने ख़त्म किया कि नायलॉन रस्सी तो यूज़ नहीं करेंगे। फिर सर्च चालू हुआ इसका। फिर धीरे धीरे हम सर्च करते करते मुंबई, दिल्ली, फाइनली फिर हमको दिल्ली में एक इसके अच्छे मैन्युफैक्चरर मिले जहाँ से हम पिछले 2-3 साल से अपना पूरा एक कॉटन का थ्रेड लेते हैं। इतना आत्मविश्वास कैसे? मतलब जब भी आपको प्रॉब्लम आया तब आप कुछ नया करते गई? सर एक्चुअली मैं बचपन से मम्मी है मेरी, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे मैं बचपन बीमार भी होती थी तो मम्मी का ऐसा था कि ठीक होगी। क्लास 5th या 6th में जब मैं काफ़ी बीमार हुई थी तो एक डॉक्टर है यहाँ के लोकल, उन्होंने कहा कि ये जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये आपका लास्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मलेरिया, टाइफाइड हो रहा है और अगर ये ट्रीटमेंट से आप ठीक नहीं होते हो तो फिर आपको मतलब गारंटीड है आपको एस्थमा ही होगा, ठीक है। तो उसका कोई इलाज नहीं है। फिर तो मम्मी ने बोला कि ऐसे कैसे एस्थमा हो जाएगा इसको, ऐसा वैसा करके मम्मी का फिर वो घरेलू नुस्खा चला, फिर हमने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली तो उससे ठीक हुई। तो उससे एक चीज़ ये हुई
कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, मम्मी बहुत पॉजिटिव रहती है हर चीज़ को लेके कि नहीं ठीक होंगे, कैसे नहीं होगा, ये होगा, ज़रूर होगा। तो मम्मी हमेशा से हमारी पूरी फैमिली का एक पॉजिटिव और मोटिवेटिंग फोर्स रही है। बचपन से मैंने मम्मी को देखा है कि वो बहुत पॉजिटिव रही है। तो मम्मी की पॉजिटिव थिंकिंग और पापा का जो दृष्टिकोण है, ये दोनों का समावेश हम ये इसके बारे में बताएंगे क्या है, क्या आप किस तरीके से? सर देखिए, जैसे ये है, ये क्या है, कांच की बरनी है, इसके ऊपर हमने ये मैक्रेम का जो है एक फ्रॉक तरीके का पहना के रखा है। अब इसको हम 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ये इस पे हमने ये प्लास्टिक की लगा दिए ग्रास, या फिर हम इसके अंदर लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स डाल सकते हैं, और या फिर हम पानी भर के इसमें दिया रख सकते हैं, जो टी लाइट होल्डर्स होते हैं वो। तो एक तो ये हो गया प्रोडक्ट, ये जैसे यूज होता है टेबल डेकोर में यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और थ्रेड्स का भी डिफरेंस होता है इनमें। 2 से 3 प्रकार की थ्रेड्स आती हैं, उससे ही ये पूरा होता है। और नॉट्स भी सिर्फ ऐसा है कि 15 तरीके की नॉट्स हैं, उसमें आप जितना क्रिएटिविटी दिखा लीजिए, पर नॉट्स 15 ही हैं जी। ठीक है, मतलब मान के चलिए फॉर एग्जांपल 15 नॉट्स है, उसमें आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उससे क्या बना सकते हैं। आप ये के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही सुंदर हैं और उपयोगी भी हैं। जी सर, थैंक यू। तो इसकी घटना बताएंगे, कहाँ तक जा चुका है आपका प्रोडक्ट, कहाँ तक जा चुका है? सर इंटरनेशनल तो काफी जगह पे गया है, और काफी अच्छा रिस्पांस आता है, क्योंकि सर इंडिया में इसकी जो है ज्यादा कद्र है नहीं। ठीक है, पहली बात। और ये जो रॉ मटेरियल है, ये बेसिकली इंडिया में ही बनता है। तो इंडिया वालों को इसका रॉ मटेरियल काफी सस्ता होने की वजह से इन चीजों की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वैल्यू। और जब हम इसको बाहर भेजते हैं, तो बाहर एक तो पैसे तो जो इसके मिलते हैं वो तो अलग है, जो एप्रिसिएशन मिलता है वो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कुवैत हमारे प्रोडक्ट्स काफी जाते हैं, और कुवैत के कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब अभी तक मैंने जब भी डील किया, बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत अच्छा लगता है उनसे। और वहाँ पे मैंने देखा कि इन चीज़ों की काफ़ी कद्र है। जैसे आयरलैंड भी गया है, अभी साउथ कोरिया भी गया है, तो जाता रहता है सामान इंटरनेशनली। रश्मिता, आप बता रहे हैं कि बाहर में कद्रदान बहुत है जी। तो एक आध वाकया कद्रदान का, जो तो हमारे जो कद्रदान है वो उसको समझे कि कद्र ऐसे की होती है। सर जैसे कुवैत से मुझे एक लेडी है, वहाँ पे वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। ठीक है, जैसे ये कार्टून्स वगैरह होते हैं, उनमें वो इंग्लिश डब करती हैं अपनी भाषा के अलावा। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया पिछले साल। उनका ये था कि उन्होंने मुझे किसी और आर्टिस्ट की एक रेफरेंस पिक्चर भेजी थी। मतलब मैं ये उनके उसकी बात कर रही हूँ कि मतलब वो लोग कितना इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि कॉपी नहीं करना है और ये सब। तो उन्होंने मुझे जब एक इमेज शेयर की, उन्होंने मुझे बताया कि ओरिजिनल आर्टिस्ट की जिनकी फ़ोटो है, उन्होंने मना कर दिया है कि वो ये पीस नहीं बनाएंगी मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारा उनको कस्टमाइजेशन चाहिए था साइज़ और कलर में। तो मैंने कहा कि अगर मैं बनाती हूँ इसको, तो मैं तो चाहूँगी इसको मैं अपने इंस्टा फेसबुक में मैं डालूँ, ताकि मुझे इससे क्योंकि बहुत अच्छा पीस था वो, ताकि मुझे उससे और ऑर्डर्स आएँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कभी शेयर करना भी है तो आप अपने किसी कस्टमर को व्हाट्सएप पे डायरेक्ट 1-to-1 शेयर कीजिए, बट अगर आप इसको इंस्टा या फेसबुक में डालेंगे और कहीं भी अगर उस ओरिजिनल आर्टिस्ट देख लेती है तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो मुझे समझ आया कि सर यहाँ पे हम बहुत ईजिली कॉपी कर लेते हैं चीज़ों को, हम सोचते भी नहीं है। जैसे अभी कई बार ऐसा होता है कि मेरी इंस्टा की जो फोटोज होती है, जो मेरे पापा या मेरे भाई ने क्लिक की हुई है, उसको कोई और अपने इंस्टा पेज में यूज कर रहा है बिना मुझे क्रेडिट दिए या बिना मुझे बताए। पर जब मैं उनको मैसेज करती हूँ तो मुझे ब्लॉक कर देते हैं, पर वो उस पिक्चर को नहीं हटाते। तो यहाँ पे हम चीज़ों को फोटोज यूज करना बिना क्रेडिट दिए या किसी का डिजाइन कॉपी करना बहुत ही कॉमन है। और इसकी वजह से भी ना सर, ये जो चीज़ें हैं हैंडमेड चीज़ें, इनके मार्केट में एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाता है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ क्रिएट करना चाह रही हूँ, कोई क्रिएटिव सा पीस बनाना चाह रही हूँ और वो 25,000 में बिकेगा, ठीक है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं नहीं बना सकती क्योंकि मुझे पता है कोई खरीदने वाला नहीं होगा उसको। तो अपनी इसकी मौलिकता को कैसे, आप तो छाए रहते हैं सोशल मीडिया में, तो इसकी मौलिकता को कैसे, जो डिजाइन है, अब आप जानते हैं कि नकल करने में तो सवाल ही नहीं है, तो इसको कैसे बचाए रखते हैं आप? सर एक टाइम के बाद अच्छा लगता है कि ठीक है मैं कुछ तो कर रही हूँ, लोग नकल कर रहे हैं, कम से कम मतलब कुछ तो ऐसा कर रही हूँ कि लोग नकल कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी पॉजिटिवनेस, मम्मी से ये पॉजिटिवनेस काफी। सर कोई ऑप्शन नहीं है अब, या तो मैं उसमें वाटरमार्क डालूंगी, आजकल इतने ऐप आ गए कि वाटरमार्क 1 मिनट में हट जाता है, स्क्रीनशॉट लेके लोग यूज कर लेते हैं, भले खराब क्वालिटी है पर यूज कर लेते हैं। तो उससे अच्छा ठीक है हम कुछ तो कर रहे हैं कि लोग कॉपी कर रहे हैं, तो वो वैसे ही अब कोई ऑप्शन नहीं है ना सर, तो पॉजिटिविटी तो ढूंढना ही पड़ेगा। ये बनाने का काम जैसे अब अकेले या फिर आपने रखा हुआ है? आपने पहले तो मैं अकेले करती थी जब शुरू किया, और मैं मतलब
मेरे को ऐसा था कि नहीं यार मैं अकेले करूँगी ये वो। फिर मेरी सिस्टर है, वो थोड़ा सा कि नहीं यार कितना अकेले बनाएगी तू, तेरे हाथ में सूजन आ जाती। और सर ऐसा होता भी था ना कि ये जो उंगली है और ये अंगूठा है इसमें ना स्वेलिंग आ जाती है एक टाइम के बाद। तो मेरी सिस्टर है, उनका वो थोड़ी सी इन चीज़ों को लेके ऐसा है कि पुश करेगी, ठीक है। वही खुद से कंसल्टेंसी ढूंढी उसने राजनांदगांव में और उनसे बात की। पॉजिटिवनेस की खान है आपके घर में? सर देखिए मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, मतलब, और सपोर्ट भी मुझे बहुत मिलता है अपनी फैमिली से, बहुत ज़्यादा। तो ये है कि आपके पास फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो मुझे ये है कि हाँ सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। क्योंकि सर जब मैंने ये चालू किया भी तो मुझे था कि मैं शौक से ही बना रही थी शुरू में, तो इंजरी थी और टाइम पास भी था तो बन रहा था। फिर एक दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने देखा और कहा कि आप इसको आसानी से बिजनेस में कन्वर्ट सकते हो, और तब तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब हाँ इसको हम एज अ बिजनेस चला सकते हैं। क्योंकि सर ये फील्ड बहुत टफ है, हैंडमेड चीज़ों को मार्केट में लाना और उनको सेल करना बहुत ही टफ है अपने आप में। क्योंकि लोग पैसा नहीं देना चाहते, मतलब अभी भी ऐसा होता है कि बार्गेन बहुत ज़्यादा, डिस्काउंट, वो तो खैर सबका हक है कि वो करते ही हैं, पर कभी कभार खराब एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कि मशीन, उनको ऐसा लगता है कि लाइक ये मशीन से बन रहा है, पर ऐसा नहीं है, घंटों घंटों लगते हैं इसको बनाने में, हैंडमेड हाथों से। बिल्कुल सर। तो इसकी जो डिजाइन है ये कैसे अलग अलग तरीके से? सर देखिए डिजाइनिंग का तो ऐसा है कि कई बार कुछ कस्टमर भेजते हैं कि हमको ऐसा चाहिए, आप इसमें ही थोड़ा कस्टमाइजेशन करके हमारे कलर के हिसाब से हमको दे दीजिए, वैसा रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सर आता है आपको दिमाग में डिजाइन, बनाते बनाते में कहीं कुछ बिगड़ गया, उसको बिगड़ते में भी ऐसा लगता है कि इसको और थोड़ा ऐसे बना के देखते हैं, शायद कुछ नया बन जाए। बहुत ज़्यादा होता है कि कभी आप इसको बना रहे हैं, बिगड़ गया, खोल रहे हैं, कभी कुछ नया बन जाता है। तो वो सर ऐसा है कि प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता जाता है। आप तो झूले बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाते हैं, उसके बारे में बताएंगे? अलग अलग वैरायटी के अलग अलग प्रकार हैं उसमें। सर झूले तो उसमें तो मजबूती भी सबसे पहले तो उसमें मजबूती जी सर देखिए झूले का ऐसा था कि मैंने जब ये सब बनाना चालू किया तब जैसे ये आइटम है, इसमें सिर्फ थ्रेड चाहिए जी, ठीक है। तो ये तो क्या है कि मैंने थ्रेड मंगाया और मैंने बना लिया। बहुत सारी चीजें होती हैं कि मुझे जो नहीं पता थी, जैसे मैंने शुरू में एक दो बार कुछ चीजें अमेज़न से ऑर्डर करके मंगाई, ये देखने के लिए कि उसको बनाया कैसे गया है, थोड़ा सा उसको खोला। तो जब कोई चीज मंगा रही हूँ और उसको खोल रही हूँ और फिर उसमें दिख रहा है कि वो कैसे बन रहा है, तो फिर समझ में आता है। झूले का भी यही केस हुआ था। मैंने कहीं से पहले झूला मंगाया था एक पीस, कि पहले इसको मंगाऊं, उसके अंदर क्या मटेरियल यूज हो रहा है, कितने mm के रॉड्स उसमें यूज हो रहे हैं, कौन सा थ्रेड यूज कर रहा है। क्योंकि सर इसकी कोई क्लासेस नहीं है ऑल ओवर इंडिया, नहीं इसकी। आप करना चाहेंगे क्लासेस इसका? सर वर्कशॉप तो नहीं हो पाता है, बहुत टफ हो जाता है वर्कशॉप लेना। मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि जैसे इंस्टीट्यूट होता है प्रॉपर, ठीक है, वैसा नहीं है। इसका एक ही इंस्टीट्यूट है सिर्फ साउथ कोरिया में, ठीक है। तो इसको और कहीं कोई सिखाया नहीं जाता। तो सर अगर हमको सीखना है तो कोई तरीका नहीं है कि या तो आप खुद से सीखो, कहीं से मंगाओ, देखो। कई बार ऐसा होता है कि इंस्टा में कुछ फ्रेंड्स बन गए हैं, कुछ डाउट होता है तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि मतलब आपने कैसे यूज़ किया और ये कैसे बनाया। तो झूले ऐसा था कि पहले मैं बड़े झूले बनाए, फिर मैंने देखा कि बड़े झूले बहुत अवेलेबल हैं, बच्चों के झूले नहीं थे अवेलेबल। तो फिर हमने बेबी स्विंग में स्विच किया। तो बेबी स्विंग का मार्केट काफ़ी अच्छा है मतलब हमारे लिए। तो स्विंग में ऐसा है कि हाँ मतलब है, बोल सकते हैं कि बेबी स्विंग्स हमारे बहुत अच्छे निकलते हैं और काफ़ी हमारा एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है स्विंग। कास्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आता? कास्ट वाइज आपने निकाल लेते हैं क्या, कैसे? सर प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि जैसे अब मान लीजिए मुझे किसी ने एक नया पीस दिया बनाने के लिए, मैंने उनको एक अंदाज दिया कि ये 3000 या 4000 का पड़ेगा। अब सर जब बनाने बैठते हैं तो समझ में आता है कि यार हमने तो बहुत कम रेट बोल दिया, मतलब 3000 तो हमको ही लग गया। हम उसको 4000 में या 3500 में भी देंगे तो हम लाइक कुछ प्रॉफिट नहीं बचता है ना सर, क्योंकि एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी देनी है, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमको करनी है। तो उस केस में क्या होता है कि कस्टमर को नहीं बोल सकते कि हम 4000 में नहीं देंगे, 6000 में देंगे, क्योंकि वो एक ख़राब इंप्रेशन डालता है। तो कुछ केस में तो ऐसा भी हुआ है कि सर बड़े प्रोजेक्ट्स में नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करना पड़ जाता है। अब आगे क्या लगता है भैया, जिसको बढ़ाने की सोच रही है क्या? क्योंकि आप सोशल मीडिया में आप छाए रहती हैं, खासकर नेचर के काफी करीब हैं। हाँ, तो नेचर से आप क्या हासिल करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए? क्या सर नेचर में जाके एक चीज बहुत अच्छी होती है कि जब भी मैं जैसे घूमने जाती हूँ, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी पीस मिल रहा है और नेचर में जाके मिलता है, तो आप
एक तो अपने जो थॉट्स होते हैं उनको खोल पाते हो, क्योंकि एक तो शांति है, आसपास हल्ला नहीं है, उसके बाद कई जगहों पे फ़ोन का नेटवर्क नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है कि घूमने जाओ तो फ़ोन का नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ ज़्यादा शांति से आप चीज़ें कर सकते हो। तो वो मुझे बहुत फ़ायदा करता है कभी भी मैं नेचर के करीब अगर होती हूँ तो। और सर बिज़नेस एक्सपेंड करने का ऐसा है कि अभी मेरा है मन कि हम क्रोशे में उतरें, और मेरी मम्मी क्रोशे में काफ़ी अच्छी हैं, तो अभी है कि हम क्रोशे स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्रोशिया बोलते हैं हम वो। तो मैक्रम के साथ साथ फिर हम क्रोशे पे भी वर्क करेंगे। रश्मि जी, जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स होते रहे और प्रॉब्लम से निकल के आप नया कुछ करते रहे, लगातार क्रिएटिविटी दिखाते रहे, तो कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा कोई संस्था आपसे संपर्क नहीं की कि आपके इसको उदाहरण के रूप में पेश किया जाए? सर एक बार बस्तर से मुझे किसी ने वर्कशॉप के लिए कॉल किया था कि यहाँ पे जो लेडीज़ हैं इनको आपको 1 महीने के लिए आके वर्कशॉप देनी है। तो सर 1 महीने के लिए मुझे यहाँ पे अपना यूनिट छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उनका था कि जो 1 महीना मैं वहाँ पे आके उनको वर्कशॉप दूँ, हो सके तो मैं चार्ज ना करूँ। सर वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि मैं इतना दूर ट्रैवल करके जाऊँगी, रॉ मटेरियल्स भी मैं अपने कैरी करूँगी। ठीक है, मैं अगर सिर्फ ये सोचूं कि एज अ आर्टिस्ट मैं इस चीज़ को करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, बट अगर इसको मैं एज अ बिज़नेस देखूँ तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा, मेरे बिज़नेस के लिए, कि मैं वहाँ 1 महीना रहूँ जाके, अपने रॉ मटेरियल्स लेके, अपना समय देके और कुछ चार्ज ना करूँ, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। और ये जो कुछ NGOs होते हैं, जैसे अभी चेन्नई से एक जन ने कॉन्टैक्ट किया था मुझे, वो एडवर्टाइजिंग फील्ड के हैं, और उनका ये था कि आप यहाँ पे आके वर्कशॉप लो, बट उनका भी वही था कि कुछ NGO की लेडी हैं 20-25 जिनको आपको सिखाना है, हम आपको सिर्फ ट्रैवलिंग का फेयर दे देंगे, बाकी कुछ नहीं दे पाएंगे। तो सर मैं उस लेवल पे भी नहीं पहुंची हूँ कि मैं अपने खर्चे पे जाके वहाँ 15-20 दिन रह के लोगों को सिखा सकूँ, और उतनी बड़ी आर्टिस्ट मैं बनी नहीं हूँ अभी कि मैं वो चीज़ कर सकूँ। होपफुली मैं बिल्कुल करना चाहूँगी फ्यूचर में, पर अभी उसका एकदम सही समय तो नहीं है। आगे क्या सोचा है आपने? सर आगे ऐसा है कि बिज़नेस एक्सपेंड करना है, और रायपुर में है मेरा थोड़ा सा मन, इवन मेरा और मेरी सिस्टर का। मेरी सिस्टर एक्चुअली मेरी पार्टनर ही है शुरू से, तो हमारा ये है कि हम रायपुर में अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें। जैसे वहाँ पे काफ़ी अच्छे इवेंट्स वाले हैं, इवेंट्स डेकोर जो करते हैं, और हमने भी कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ काम किया है ऑल ओवर इंडिया में, और रायपुर बहुत अच्छा मार्केट है, क्योंकि सर ऐसा है ना कि हमारे पास है, कैपिटल है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स हो रहे हैं, तो वहाँ एक्सपोजर अच्छा है। रश्मि, पर लगता नहीं कि जिस तरीके से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, महिलाओं को उनकी क्रिएटिविटी को लगातार कोशिश कर रही है आगे बढ़ाया जाए और बिजनेस के रूप में लिया है। बिल्कुल, तो आपका जो जिस तरीके से आपने उदाहरण पेश किया है, तो इसका उपयोग हो सकता है, आप एक इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हैं। सर देखिए, मेरा मन है कि मैं लोगों को सिखाऊं ये चीज़, पर मुझे ऐसा लगता है अभी तो मैं खुद ही सीख रही हूँ। तो ये एक समय के बाद जब ऐसा होगा कि ठीक है बिजनेस मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेट है, या जैसे एक होता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका भी मुझे ध्यान रखना है, 4 एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कशॉप मेंटेन करनी है, तो ये मेरे लिए भी नया है। जैसे वर्कशॉप अभी जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं 1 ही साल से काम कर रहे हैं, उसके पहले मैं अकेले ही काम करती थी। अभी कितने साल हो गए? सर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए। एम्प्लॉय अभी कितने हैं आपके पास? 4 हैं। 4 हैं, 4 एम्प्लॉयज़ हैं अभी। और फिर जो घर वाले रहते हैं, जैसे पापा फोटोग्राफी करेंगे, सिस्टर और मैं मिलके ये बनाना, पैकिंग करना, ये सब करेंगे। मम्मी अभी क्रोशे का काम करती हैं, और सबको सपोर्ट मम्मी का ही रहता है। और जो भी मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ या फोटो एडिटिंग करती है, या जो भी मुझे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेने होते हैं, वो मेरे ब्रदर से लेती हूँ। तो सर ओवरऑल ऐसा रहता है कि घर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। आप हमारे दर्शक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया, प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स के बाद नया कुछ चीज़ें, फिर प्रॉब्लम आई, फिर नया चीज़ें, ये जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, आपका जो आत्मविश्वास है वो ज़बरदस्त है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूँगी कि प्रॉब्लम तो सबके साथ आती ही रहती है लाइफ में। हमारे साथ हमेशा 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो हम उसको नेगेटिवली लेके बैठे रहें उदास होके शांति से, या हम उसको पॉजिटिवली लेके आत्मविश्वास के साथ और आगे बढ़े। और आत्मविश्वास के लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहता है। मतलब मैंने कुछ भी किया हो लाइफ में, फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा। क्लिक इसमें भी है, कुछ रुचि है जिस तरीके से आपका दृष्टिकोण है, आप सोशल मीडिया? फोटोग्राफी मैं बचपन में करती थी पापा के साथ स्टूडियो में जाके। फिर ऐसा हुआ कि मतलब स्कूलिंग ख़त्म हुई तो फिर बाहर चले गए पढ़ने के लिए, तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया।
पर बचपन से ही फोटोग्राफी देख रहे हैं, घर पे कर रहे हैं। मुझे फोटो खिंचवाने का भी बहुत शौक है, ठीक है। तो वो है कि हाँ, फोटोग्राफी मुझे पसंद है, एनी टाइम पसंद है। जिसको ये तो शौक था आपका, बिजनेस कैसे बन गया? सर जब मैंने MBA किया है बैंगलोर से, फाइनेंस एंड HR में, ठीक है, बट जॉब करने में मुझे कभी कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। फिर भी मैंने एक एज अ HR मैंने कुछ दिनों के लिए एज ए इंटर्न ज्वाइन किया। वो तो ज्वाइन कर लिया, पर घर पे पापा वापस आ जाओ, जॉब करके क्या करना है, जॉब क्यों करना है, थोड़ा उनका ऐसा था कि जॉब क्यों कर रहे हो, मत करो, ठीक है। और मैं खुद भी एक्चुअली कहीं ना कहीं मैं भी नहीं चाह रही थी जॉब करना, ठीक है। तो पापा वहाँ रह के क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ, कुछ कर लो। उनका ये था कि यहाँ आके कर लो, ठीक है। तो पहले तो आने का मन नहीं था सर। अब 4 साल वहाँ रह लिए तो ऐसा है कि वहाँ अच्छा लगने लगा। फिर घर आए तो मैं कुछ ना कुछ करती थी। जैसे पहले मैंने कंटेंट राइटिंग की, पैसे आए, मज़ा नहीं आया, ठीक है। उसके बाद मैंने 5-6 साल डिजिटल मार्केटिंग की, उसमें भी पैसे आए, मज़ा नहीं आया। पर जब कोविड के समय मैंने ये करने को लगी मैक्रे में, तो मुझे ये था कि मज़ा आ रहा था, ठीक है, पर पैसे नहीं आ रहे थे। तो फिर जब लोगों को अच्छा लगने लगा और मुझे भी लगा कि तो हाँ, मैं अच्छे से बना रही हूँ, तो एक ट्राई देते हैं कि ठीक है, इसको एज अ बिजनेस चालू करे, लॉस तो कुछ होना नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ही होगा स्टार्टिंग में, तो करके देखते हैं। तो फिर मज़ा आया और फिर पैसे भी आने लगे। तो फिर ये एज अ बिजनेस चलने लगा धीरे धीरे। कुछ पहले तो जो शुरू में जो ऑर्डर्स आते थे वो जान पहचान वालों के हो गए, फ्रेंड्स के हो गए, तो पहले तो वहाँ से शुरू हुआ। इसको बढ़ाने का कुछ सोचा है आपने? सर बढ़ाने का बिल्कुल सोचा है। अभी तो टीम बढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है, और 2-3 लोग को हायर करना चाह रही हूँ। और वर्कशॉप स्पेस भी अब मुझे ऐसा है कि अभी क्या है 2 BHK है, वहीं पे पूरा वर्कशॉप मैनेज होता है। पर अभी ऐसा लग रहा है कि वो स्पेस भी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। और अभी एक वेबसाइट बना रही हूँ मैं खुद की, जिससे मतलब थोड़ा सेलिंग वगैरह और बढ़े। और रायपुर में मेन जो मेरा मन है वो एक्सपेंड करने का। सर ये जो मैक्रो में है, इसका प्रॉपर एक स्टूडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। मतलब जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंटीरियर डिजाइनर है, आप विजिट करें तो आपको कुछ चीजें दिखें, ऐसे दिखें कि आपको समझ आए कि हाँ, इनका यूज कैसे हो रहा है, ऐसे किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। तो वो मेरा मन है आगे फ्यूचर में कि हम इसको एज अ स्टूडियो डेवलप करें, ताकि अगर कोई आए तो उसका उपयोग कैसा हो रहा है वो लोगों को दिखे, ताकि उपयोग होता है तो समझ में आता है। तो ये मेरा मन है। और सर एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो मैं करना चाह रही हूँ, ऐसे क्रिएटिव पीसेस बनाना चाह रही हूँ, पर अभी ऐसा होता है सर कि कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी वो ऑर्डर होती है, क्योंकि हमको अपना जो महीने का जो इनकम है वो भी निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो जो क्रिएटिविटी है वो कभी कभी साइड लाइन हो जाती है, ठीक है, कि अरे ये ऑर्डर पहले कर लेते हैं, वो जो पीस हम बनाना चाह रहे हैं उसको थोड़े दिन बाद बना लेंगे। ऐसे करते 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 वो डिले होता चला जाता है। तो मेरा ये है कि एक ऐसी टीम बन जाए कि जो ऑर्डर्स है वो लोग करें, और जो क्रिएटिव साइड है वो मैं और मेरे सिस्टर उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि सर कद्र है क्रिएटिविटी की, भले लाइक लिमिटेड लोग होंगे पर है। देखा आपने, लगातार तकलीफ में भी नया चीज खोज लेना, नया क्रिएटिविटी दिखाना, उसको फिर बिजनेस बना लेना, ये अद्भुत व्यक्तित्व रश्मित छाबड़ा जी का। अब अगले कार्यक्रम में फिर कोई नई शख्सियत के साथ अपनी बात में। नमस्कार।